एक लैंड क्लियरेंस, लैंड एक्विजिशन और एनवायरनमेंट क्लियरेंस एक दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो टाइम एंड अगेन गवर्नमेंट के सामने एक चैलेंज बन जाता है। अभी भी एक ऐसा मुद्दा अभी चल रहा है कि किस तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट उस एस्पेक्ट पे कैसे काम करती है और ये कितना बड़ा चैलेंज है। देखिए, पिछले 11 साल में क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू मोदी गवर्नमेंट फॉर देयर एफिशिएंसी इन लैंड एक्विजिशन एंड एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, 2014 से पहले भी सरकार वही थी, 2014 से पहले भी इंजीनियर्स वही थे, 2014 से पहले भी सब सिस्टम्स वही थे। 2014 में कोई रॉकेट साइंस तो नहीं चेंज हुआ है। 2014 में चेंज क्या हुआ है, तो एक तो गवर्नमेंट का रिजॉल्व चेंज हुआ, गवर्नमेंट की कमिटमेंट टू गेट थिंग्स डन चेंज हुआ, और लीडरशिप का अप्रोच चेंज हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दो उदाहरण बताता हूँ। लैंड एक्विजिशन का जब ये इशू 2014 से ही चल रहा था, तो लैंड एक्विजिशन एक्ट सरकार ने अडॉप्ट करके हायर कॉम्पेंसेशन को तुरंत एक्सेप्ट किया, क्योंकि सरकार ने प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता है। हम जब सड़क बनाते हैं या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, रेलवे बनाते हैं, एयरपोर्ट बनाते हैं, तो जहाँ कोई एक किसान रह रहा है या कोई एक इस देश का नागरिक रह रहा है जिसकी लैंड हम एक्वायर कर रहे हैं, वहाँ कोई उसका कोई कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट होगा, कोई चाय की दुकान चल रही होगी, होटल चल रहा होगा, खेत में वो अपना खेती कर रहा होगा। उसके लिए वो लैंड एक्वायर करने के बाद एक नई जगह जीवन शुरू करना, ये शून्य से जीवन शुरू करने वाली बात है। हम चाहे उसको जितना पैसा दे दें। तो इस रियलिटी को सरकार ने समझ के लैंड एक्विजिशन के कॉम्पेंसेशन को सरकार ने बहुत रियलिस्टिक किया। तो ग्रामीण इलाके में किसान को 4 टाइम्स कॉम्पेंसेशन मिलने लगा और शहरी इलाकों में 2 गुना कॉम्पेंसेशन मिलने लगा। साथ ही साथ सरकार ने क्या किया कि इस कॉम्पेंसेशन की जो कीमत तय करनी होती है, उसमें सरकार के वहाँ के रेट या लेटेस्ट रजिस्ट्री का रेट, अच्छा, उसका मीन निकाला गया जी। और उसके आधार पर मार्केट रेट पे सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया, जिसका सीधा इम्पैक्ट ये हुआ कि किसान बढ़ चढ़कर आगे आकर अपनी जमीन इस प्रकार के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए देने लगे। तो एक तो ये सबसे बड़ा बदल आया। दूसरा, चाहे एनवायरमेंट क्लियरेंस हो या बाकी इंटर डिपार्टमेंटल क्लियरेंस हो, देखिए सरकार में हमेशा 2 डिपार्टमेंट आपस में बात ही नहीं करते, केवल 2 डिपार्टमेंट एक दूसरे को पत्र लिखते रहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कैसी चीजें अटकती है सरकार में। कहीं भी अगर नेशनल हाईवे बनता है और रेलवे को क्रॉस कर रहा है नेशनल हाईवे, तो उस पर ब्रिज बनाना पड़ता है, या अगर हाईवे है और उसके बाद रेलवे क्रॉस कर रही है तो रेलवे को ब्रिज बनाना पड़ता है। तो जहाँ कहीं रेलवे लाइन पहले से बिछी होती है और नेशनल हाईवे उस रेलवे लाइन को क्रॉस करता है, तो वहाँ नेशनल हाईवे ने रेलवे ओवरब्रिज या रेलवे अंडरब्रिज, अंडरपास बनाना एक्सपेक्टेड होता है, और जहाँ हाईवे को रेलवे लाइन क्रॉस करती है वहाँ रेलवे ने बनाना क्रॉस करना है। तो ऐसा कोई भी ब्रिज अगर हाईवे रेलवे पे बनाता है तो उसकी परमिशन रेलवे से लेनी पड़ती है। और 2014 तक ये प्रोसेस थी कि वहाँ ब्रिज बनाने के लिए पिलर डालना पड़ेगा, तो वो रेलवे के लैंड पे पिलर डालने के लिए रेलवे विल चार्ज सम अमाउंट टू द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। सिमिलरली उसके बाद हाईवे वो ब्रिज के मेंटेनेंस के लिए रेलवे विल चार्ज समथिंग, फॉर समथिंग हाईवे विल चार्ज टू रेलवे। ऐसे दोनों एक दूसरे को चार्ज करते थे, और उसमें इतने सारे प्रोजेक्ट अटके पड़े हुए थे, साल लग जाते थे, 7-7 8-8 साल लगता था एक ब्रिज का परमिशन आने के लिए, और उसके बाद वो ब्रिज बनना शुरू होता था। उसमें भी रेलवे से फिर मेगा ब्लॉक लेना पड़ता था काम करने के लिए। तो ऐसे कई प्रकार की समस्या थी, तो बहुत डिले होता था। और एक ब्रिज तो ऐसा था जिसको 17 साल लगे थे, गडकरी जी के नागपुर का एक ब्रिज था, रेलवे ब्रिज, जिसको 17 साल लगे थे। तो वो ऐसे भी गडकरी जी जब मंत्री बनकर आए तो उनके दिमाग में वो घुसा हुआ था कि ये बहुत डिले हो रहा है, क्यों डिले हो रहा है। तो हमने रेलवे की प्रोसेस को थोड़ा स्टडी करने की कोशिश की, तो हमें पता चला कि एक ब्रिज की परमिशन की जो फाइल है वो रेलवे डिपार्टमेंट में 19 टेबल पे जाती है। 19 टेबल पे, और हर अधिकारी उस पे अपना ज्ञान लिखता है, अपना कमेंट देता है और सब होता है। और दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे को पैसा चार्ज कर रहे हैं, इसका इतना उसका इतना, और दोनों एक दूसरे को चिट्ठी लिख रहे हैं, और दोनों केवल कागज बढ़ा रहे हैं, और दोनों एक दूसरे से को ना पैसे देते थे, ना अप्रूवल आता था, ना काम होता था। तो हमने इनिशिएट करके, मुझे याद है उस समय सुरेश प्रभु जी रेल मंत्री थे, उनसे बात करके और उनके अधिकारियों से बात करके हमने 2 मंत्रालयों के बीच में एक MOU साइन किया। और उस MOU में हमने कहा कि आज के बाद जहां पहले से रेलवे लाइन है और उसके बाद अगर हाईवे जा रहा है, तो हाईवे विल बिल्ड अ ब्रिज एट इट्स ओन कॉस्ट, इट विल नॉट आस्क फॉर एनी मनी फ्रॉम रेलवे। सिमिलरली
if highway is already there and railway is crossing after, then railway will build a bridge. It will not ask for any financial support from highway ministry. हाईवे मिनिस्ट्री। तो डेफिनेशन हो गई, क्लियर हो गया रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मगर ये इतना सिंपल सोल्यूशन था वैभव जी, तो पहले But क्यों हुआ नहीं नहीं है? था। जी, इसलिए मैंने कहा सिस्टम वही होती है, लोग बदलाव लाते हैं। फिर उसके बाद हमने ये तय किया, हमने रेलवे से रिक्वेस्ट किया कि इस सारी अप्रूवल प्रोसेस को हम ऑनलाइन करें। तो हमने एक पोर्टल बनाया जॉइंटली, और रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री विल अप्लाई टू दैट पोर्टल फॉर अप्रूवल। फिर हमने रेलवे से रिक्वेस्ट किया कि आप ब्रिज के जो डिजाइन है, स्ट्रक्चरल डिजाइन जिसको कहते हैं, वो स्टैंडर्डाइज करिए। तो रेलवे ने 3-4 प्रकार के डिजाइन स्टैंडर्ड किए, और हमने हाईवे में सबको कहा कि भाई आपको यही डिजाइन यूज करना है, अनलेस एंड अनटिल साइट स्पेसिफिक किसी जगह पर कोई चेंजेस करना पड़े, तो आप अगर स्टैंडर्ड डिजाइन यूज कर रहे हैं तो अप्रूवल विल बी ऑटो मोड, और अगर आपको साइट स्पेसिफिक कुछ चेंज करना पड़े तो ही केवल रेलवे अलग से अप्रूवल देगा। इस सारे प्रोसेस के कारण 1 साल में हमें 76 ब्रिजेस के परमिशन मिले। जहां एक ब्रिज के लिए 7-7 साल लगता था, वहां 1 साल में 76 ब्रिजेस की परमिशन मिली। सिमिलरली एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस की ऐसे कई सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने गडकरी जी के अध्यक्षता में एक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप बनाया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित इंटर मिनिस्ट्रियल जो इश्यूज होते हैं उसमें कंसर्न मंत्रालय के मंत्री भी बुलाए जाते थे, और गडकरी जी उस इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप को चेयर करते थे। तो हम एजेंडा बनाकर इंटर मिनिस्ट्रियल इश्यूज को वहां लाते थे और वहां इश्यूज को रिजॉल्व करते थे। हर महीने उसकी मीटिंग होती थी, तो इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन के कारण इशू रिजॉल्व होते थे। तो ये जो सरकार में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन चाहिए होता है, वो ही अगर आप ठीक से एस्टेब्लिश करो तो चीजें फास्ट हो सकती है। तो इसलिए मैंने बार बार जो कह रहा हूं कि इट इज मेन हु मेक्स क्वालिटी नॉट मशीन। तो लीडरशिप का अप्रोच से बहुत सी चीजों में बदलाव आता है, और वो मेजर बदलाव आया। इसलिए कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट्स, कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोएक्टिवनेस, चीफ मिनिस्टर्स को लिखना, चीफ मिनिस्टर्स को रिक्वेस्ट करना। जैसे फॉर एग्जांपल एनएचआई और मंत्रालय ने कई जगह पे लैंड एक्विजिशन को फास्ट करने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिटायर्ड लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा कुछ दिनों के लिए। ये छोटी छोटी बातें होती है जो एक्सपर्टाइट करती है। अब वहां कोई ना कोई पटवारी होगा जिसको सारी जानकारी होगी, अब उसको कॉन्ट्रैक्ट पे रखिए तो आपके काम वो फास्ट करेगा, फास्ट हो जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को ये खाली रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मंत्रालय में, ये सब जगह रेलवे में भी देखा गया, ये मेट्रो में भी देखा गया, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में देखा गया कि जो अपने एक्सपर्टीज के साथ जो रिटायर्ड लोग हैं उनको इन्वॉल्व करने से प्रोसेस बहुत तेजी से एम्प्लीफाई हो जाता है। So if you ask me, the single biggest reason why this government could perform well on infrastructure, it has changed the work culture. It has changed the approach of the leadership. It has changed the approach of the government. And just because change in the approach, change in the work culture, the results are phenomenal.